हेलो एवरीवन। हमने अब तक मूल अधिकारों के बारे में अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 पर चर्चा की थी। इसके बाद आज हम अपने जो 6 मूल अधिकार हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। अपना पहला मूल अधिकार या मौलिक अधिकार है, देखो आज हम चर्चा करेंगे मूल अधिकारों पर। और अपना पहला मूल अधिकार है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर के 18। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक है। समानता के अधिकार में हम 14 से लेकर के 18 तक के अनुच्छेदों के बारे में चर्चा करेंगे। पहले अनुच्छेद 14 के बारे में। अनुच्छेद 14 में दो बातों का उल्लेख है। एक है विधि के समक्ष समानता और दूसरा है विधि का समान संरक्षण। विधि का समान संरक्षण। देखो, विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समानता ये जो अवधारणा है ये इंग्लैंड से ली गई है। विधि के समक्ष समानता की जो अवधारणा है इंग्लैंड से ली गई है और ये जो कॉन्सेप्ट या जो अवधारणा है वो नकारात्मक है, ये भी ध्यान रखना है। जबकि विधि का समान संरक्षण ये अवधारणा अमेरिका से ली गई है, जबकि ये सकारात्मक कॉन्सेप्ट है, सकारात्मक अवधारणा है। अनुच्छेद 14 में दो बातों का उल्लेख है, विधि के समक्ष समानता, विधि का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समानता इंग्लैंड से ली गई है, एक नकारात्मक अवधारणा है। इस अवधारणा के तहत कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान होंगे, कोई कानून से बड़ा नहीं है। इसके अलावा यहाँ राजा और प्रजा सभी को समान समझा जाता है। विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान होंगे, ये नकारात्मक अवधारणा है। लेकिन विधि का समान संरक्षण ये जो अवधारणा है वो अमेरिका से ली गई है, ये एक प्रकार की सकारात्मक अवधारणा है। इसमें समान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। जिस प्रकार कोई व्यक्ति का पद, मान लो वो राजा है तो राजा के अनुसार विधि का प्रयोग किया जाएगा, प्रजा के लिए अलग विधि होगी। इसी प्रकार भारत में जिस प्रकार से राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 361। अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति को संरक्षण दिया गया है कि पद पर रहते हुए राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी प्रकार की दंडिक कार्रवाई नहीं की जाती है, जबकि दीवानी मामलों में कार्रवाई की जा सकती है, वो भी 2 माह की पूर्व सूचना पर। इस शर्त पर कार्रवाई की जा सकती है दीवानी मामले में कि शिकायतकर्ता का नाम, पता, शिकायत की प्रकृति राष्ट्रपति को 2 माह पूर्व उसकी सूचना दे दी जाती है। और अनुच्छेद 361 के तहत दंडिक मामलों में पद पर रहते हुए कार्रवाई नहीं होती है। ये जो संरक्षण दिया गया है ये विधि का समान संरक्षण अवधारणा के तहत दिया गया है। इसके अलावा सांसदों को जो विशेष अधिकार दिए गए हैं, सदन में चल रही कार्रवाई के बारे में न्यायालय में चर्चा नहीं की जा सकती है, ये भी विधि के समान संरक्षण के तहत आता है। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि समानता के अधिकार में अनुच्छेद 14 के तहत 2 प्रकार की अवधारणाएं, विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समानता इंग्लैंड से ली गई, नकारात्मक अवधारणा। विधि का समान संरक्षण अमेरिका से ली गई, एक सकारात्मक अवधारणा है। इसके बाद अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में देखो, अनुच्छेद 15 जिसमें सबसे पहले ये लिखा हुआ है 15(1) में कि राज्य द्वारा, देखो 15 अनुच्छेद 15 और 15(1) में ये लिखा हुआ है कि राज्य द्वारा नागरिकों के साथ, राज्य द्वारा नागरिकों के साथ जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश व जन्म स्थान के आधार पर, जन्म स्थान के
आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। भेदभाव नहीं किया जाएगा कि राज्य द्वारा नागरिकों के साथ जाति, धर्म, लिंग, मूलवंश व जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये उल्लेख 15(1) में है। इसके अलावा अनुच्छेद 15(2), देखो अनुच्छेद 15(2) में ये लिखा हुआ है कि सभी सार्वजनिक स्थल सभी वर्गों के लोगों के लिए खुले रहेंगे। यानी जितने भी सार्वजनिक स्थल हैं वो सभी वर्गों के लिए खुले रहेंगे। सार्वजनिक स्थलों का अर्थ ये है अनेक प्रकार के कुएं, तालाब, बावड़ियां, इसके अलावा विद्यालय का खेल मैदान, विद्यालय, अनेक प्रकार की जो स्वास्थ्य सेवाएं, वो सार्वजनिक जो स्थल हैं वो सभी लोगों के लिए समान रूप से खुले रहेंगे। कोई किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, ऐसा अनुच्छेद 15(2) में है। इसके अलावा अनुच्छेद 15(3) में ये लिखा हुआ है कि राज्य द्वारा महिलाओं व बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। यानी राज्य महिलाओं व बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, उनके विकास के लिए, उनका जो विकास है, इसके अलावा सुधार करने के लिए, बच्चों के, महिलाओं के विकास के लिए राज्य द्वारा विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं, ऐसा 15(3) में लिखा हुआ है। ये अनुच्छेद 15(3) था। इसके बाद 15(4) और 15(5) महत्वपूर्ण 15(4) और 15(5) देखो क्या है 15(4) में और क्या है 15(5) में। 15(4) और 15(5) में 15(4) में ये लिखा हुआ है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व पिछड़े वर्गों को शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान। देखो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व पिछड़े वर्गों को शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान किया जा सकता है, ऐसा अनुच्छेद 15(4) के अनुसार व्यवस्था की गई है। एक मामला आया था, उस मामले का नाम था चंपाकम दोराइजन बनाम भारत संघ 1951 का ये मामला था। मद्रास राज्य में एक सांप्रदायिक आदेश जारी किया गया जिसके तहत SC ST या दुर्बल वर्गों को शिक्षण संस्थानों में आरक्षण दिया गया था। चंपाकम दोराइजन के द्वारा इस आरक्षण को चुनौती दी गई। इस न्यायालय ने उस मद्रास के सांप्रदायिक आदेश को रद्द कर दिया। इसके बाद उस आदेश को लागू करने के लिए प्रथम संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया। तो ये ध्यान रखना है, प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया। ये भी आपको ध्यान रखना है, और ये शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान करता है। इसके अलावा अनुच्छेद 15(5) और 15(5) उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति,
अनुसूचित जनजाति, इसके अलावा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है 15(5), जो कि 93वां संविधान संशोधन 2006 में इसे जोड़ा गया था। अनुच्छेद 15(5) को ये भी ध्यान रखना है, 93वां संविधान संशोधन 2006 में जोड़ा गया। उन शिक्षण संस्थानों में SC ST व पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने के लिए, और आपको पता है वर्तमान में 103वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके तहत सामान्य वर्ग को भी 10% आरक्षण दिया गया है, उसका प्रावधान भी कर दिया गया है। लेकिन 15(4) शिक्षण संस्थानों में आरक्षण, जबकि उन शिक्षण संस्थानों में 15(5) ये आपको ध्यान रखना है। तो अनुच्छेद 15 के बारे में चर्चा की। इसके बाद अनुच्छेद 16, इसके बाद अपना अनुच्छेद है अनुच्छेद 16। तो अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 में क्या है? अनुच्छेद 16 और 16 का पार्ट है 1, जिसमें लिखा हुआ है लोक नियोजन में, लोक नियोजन में अवसर की समानता, लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 16(1) में ये लिखा हुआ है कि राज्य के सभी नागरिकों को लोक नियोजन यानी सरकारी नौकरियों में सभी को अवसर की समानता प्रदान की जाएगी, ऐसा अनुच्छेद 16(1) में लिखा हुआ है। आगे अनुच्छेद 16(2) में, अनुच्छेद 16(2) में ये लिखा हुआ है कि राज्य किसी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान व निवास स्थान व उद्भव के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। उद्भव के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, यानी सरकारी नौकरियों या लोक नियोजन में राज्य द्वारा जाति, धर्म, लिंग, निवास स्थान, जन्म स्थान, उद्भव आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ऐसा अनुच्छेद 16(2) में लिखा हुआ है। लेकिन 16(3) में इसके विपरीत देखो, अनुच्छेद 16(3) और अनुच्छेद 16(3) में इसके विपरीत लिखा हुआ है कि राज्य निवास के आधार पर स्थानीय लोगों को आरक्षण दे सकता है या भेदभाव कर सकता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। 16(3) में है कि राज्य निवास के आधार पर, यानी एक राज्य में जो सरकारी नौकरियां हैं उस राज्य के स्थानीय निवासियों के लिए आरक्षण का प्रावधान राज्य द्वारा किया जा सकता है। ये 16(3) में लिखा हुआ है। 16(2) में भेदभाव का निषेध किया गया है निवास के आधार पर, लेकिन 16(3) में कि राज्य द्वारा निवास के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है, ये ध्यान रखना है कि इस संबंध में कानून संसद द्वारा बनाया जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। कानून का निर्माण कानून संसद द्वारा बनाया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। राज्य इस संबंध में कानून नहीं बनाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक शब्द आता है जिसे कहा जाता है भूमिपुत्र की अवधारणा। भूमिपुत्र की अवधारणा, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि भूमिपुत्र की अवधारणा भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? तो भूमिपुत्र की अवधारणा अनुच्छेद 16(3) से संबंधित है। भूमिपुत्र की अवधारणा का अर्थ यह है कि स्थानीय लोगों का अधिकार स्थानीय संसाधनों पर होना चाहिए, इसलिए भूमिपुत्र की अवधारणा अनुच्छेद 16(3) स्थानीय लोगों का अधिकार स्थानीय संसाधनों पर होना चाहिए। ये जो अनुच्छेद 16(3) है, इसके आधार पर आपको पता है दक्षिण भारत में उत्तर भारत के लोगों को वहां से भगाया गया था,
मारपीट की गई थी। उन्होंने ये कहा था कि हमारे क्षेत्र के लोग यहाँ पर काम करेंगे। वो जो अवधारणा थी भूमिपुत्र की अवधारणा ही थी अनुच्छेद 16(3) में। इसके बाद अनुच्छेद 16(4), अनुच्छेद 16(4 देखो, अनुच्छेद 16(4) में क्या है? अनुच्छेद 16(4), अनुच्छेद 16(4) के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़े वर्ग को, अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान किया गया है। देखो, सरकारी नौकरियों में एससी, एसटी व अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान किया गया है। वो अनुच्छेद कौन सा है? 16(4) है। आपको पता है एससी, एसटी को, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को 1951 से आरक्षण प्राप्त था, लेकिन ओबीसी को आरक्षण अगस्त 1990 में दिया गया था। अगस्त 1990 में दिया गया था। वीपी सिंह उस समय देश के प्रधानमंत्री थे। वीपी सिंह की सरकार के द्वारा आरक्षण को लागू किया गया था। ओबीसी के लिए 2 आयोग बने थे, कालेलकर आयोग जो कि 1953 में बना था। इसके बाद दूसरा आयोग बना, उस आयोग का नाम था बीपी मंडल आयोग। बीपी मंडल आयोग ये 1989 में 79 में इसने कार्य करना प्रारंभ किया था, 1979 में, और रिपोर्ट दी थी 1980 में। यानी रिपोर्ट प्रस्तुत की 1980 में, जबकि काका कालेलकर ने 1955 में रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। लेकिन 1980 में आपको पता है ये आयोग नियुक्त किया, उस समय मोरारजी देसाई की सरकार थी। बीपी मंडल की अध्यक्षता में जब आयोग नियुक्त किया गया, उस समय मोरारजी देसाई की सरकार थी। लेकिन जब रिपोर्ट पेश की गई, उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। इसलिए इस आरक्षण को लागू नहीं किया गया। इस आरक्षण को लागू किया अगस्त 1990 में वीपी सिंह की सरकार ने। लेकिन जैसे ही आगे प्रधानमंत्री आए 1992 में, नरसिम्हा राव ने सवर्ण जातियों को, अर्थात सामान्य वर्ग को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण दिया। आर्थिक आधार पर जब उन्होंने 10% आरक्षण दिया, तब इस मामले को कोर्ट में चुनौती दी गई, और वो मामला था जिसका नाम था मंडलवाद 1992, या कहीं कहीं इसका नाम आता है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 का वाद, जिसमें ओबीसी के आरक्षण को तो वैध ठहराया गया, जबकि सामान्य वर्ग के आरक्षण को खारिज कर दिया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये कहा गया कि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% ही होनी चाहिए। तो आपको याद ये रखना है कि अनुच्छेद 16(4) में लोक नियोजन में आरक्षण का प्रावधान किया गया है, और ओबीसी को अगस्त 1990 में वीपी सिंह की सरकार द्वारा आरक्षण दिया गया था 27% आरक्षण, जो कि वर्तमान में राजस्थान में 21% आरक्षण ही लागू है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये अपना अनुच्छेद 16 था। इसके बाद अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18, 2 अनुच्छेद समानता के अधिकार के तहत। अनुच्छेद 17 में एक सामाजिक बुराई थी, छुआछूत या अस्पृश्यता पर रोक। अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत व अस्पृश्यता पर रोक लगाई गई है। दलित वर्ग के लोगों के साथ काफी अमानवीय व्यवहार किया जाता था।
और अस्पृश्यता पर रोक लगाई गई अनुच्छेद 17 के तहत। इसके लिए एक कानून भी बना था, उस कानून का नाम था अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955, जिसे वर्तमान में इसका नाम कर दिया गया है नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976। ये भी आपको ध्यान रखना है, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम बना दिया गया है अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955। तो ये अनुच्छेद 17 जिसमें छुआछूत व अस्पृश्यता पर रोक लगाई गई थी, ये एक निरपेक्ष अधिकार है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 24 जो कि निरपेक्ष अधिकार है। इसके अलावा अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 18 में शिक्षा व सैन्य, शिक्षा व सैन्य उपाधियों को छोड़कर के, उपाधियों को छोड़कर, शिक्षा व सैन्य उपाधियों को छोड़कर के अन्य सभी प्रकार की, अन्य सभी प्रकार की उपाधियों पर रोक लगाई गई है, उपाधियों पर रोक लगाई गई है, वो है अनुच्छेद 18। ये भी आपको ध्यान रखना है। शिक्षा व सैन्य उपाधियां हैं, उनको छोड़कर के अन्य सभी प्रकार की उपाधियों पर रोक लगाई गई है। इसके अलावा भारत सरकार का कोई भी नागरिक, भारत का कोई भी नागरिक या भारत सरकार के अधीन कार्य करने वाला कोई भी नागरिक किसी अन्य देश से राष्ट्रपति की अनुमति के बिना उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता है। यानी भारत का कोई भी नागरिक भारत सरकार की अनुमति के बिना किसी अन्य देश से उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता है। और यहाँ तक भारत सरकार के अधीन कोई कार्य करने वाला व्यक्ति भी किसी अन्य देश से उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता है। ये भी आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 18 में। इसके अलावा अनेक प्रकार के पुरस्कार हैं, जैसे भारत रत्न, पद्म श्री, पद्म विभूषण, ये जो अनेक प्रकार के पुरस्कार थे, इन्हें न्यायालय में चुनौती दी गई। एक वाद आया जिसका नाम था बालाजी राघवन, बालाजी राघवन बनाम भारत संघ। और इस वाद में ये कहा गया कि ये सभी जो पदक है ये पुरस्कार के रूप में है, उपाधियां नहीं है, लेकिन इनका प्रयोग अपने नाम के आगे नहीं किया जाएगा, ऐसा कहा गया बालाजी राघवन बनाम भारत संघ वाद में। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और इन उपाधियों पर भारत रत्न, पद्मश्री और पद्म विभूषण पुरस्कारों पर मोरारजी देसाई की सरकार ने 1978 में रोक लगा दी थी, 1978 में रोक लगाई थी, लेकिन 1980 में इंदिरा गांधी ने इसे पुनः प्रारंभ कर दिया था। और ये उपाधियों की श्रेणी में नहीं आते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। तो अनुच्छेद 18 शिक्षा व सैन्य उपाधियों के अलावा अन्य सभी प्रकार की उपाधियों पर रोक लगाता है। ये अपना पहला अधिकार था, स्वतंत्रता का अधिकार। अपना दूसरा समानता का अधिकार, समानता का अधिकार था। इसके बाद अपना दूसरा जो अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। मौलिक अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर के, अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक के अनुच्छेद में है। 19 से लेकर के 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22, यानी 4 अनुच्छेद में है। हम अनुच्छेद 19 पर चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 में 19(1) और 1 के 6 भाग हैं, क से लेकर के 6 तक, 6 तक, क से लेकर के 6 तक मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई थी, लेकिन वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं 19(1) में। इसके अलावा इन स्वतंत्रताओं पर 19(2) से लेकर के 19(6) तक रोक लगाई हुई है। ये भी आपको ध्यान रखना है। हम पहले 19(1) का पार्ट पढ़ते हैं। अनुच्छेद 19
का पार्ट एक और उसका पार्ट एक है क, जिसमें जो स्वतंत्रता दी गई है वो है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसके अलावा 19(1) ख में शांतिपूर्वक या बिना हथियारों के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, इकट्ठे होने की स्वतंत्रता या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता दी गई है। इसके अलावा 19(1) ग में संघ बनाने लेकिन 97वें संविधान संशोधन द्वारा एक नाम और जोड़ दिया गया, सहकारी संस्थाओं की स्थापना करने की स्वतंत्रता, सहकारी संस्थाओं की स्थापना करने की स्वतंत्रता। इसके अलावा 19(1) घ में घूमने या कहीं लिखा हुआ आ जाएगा विचरण करने की स्वतंत्रता, विचरण करने की स्वतंत्रता। इसके अलावा 19(1) अड़ में निवास करने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता। देखो क ख ग घ ग तक ये 5 स्वतंत्रताएं दी हुई हैं। इसके अलावा इसके बाद में 19(1) के च में एक स्वतंत्रता दी गई थी जो वर्तमान में नहीं है, वो स्वतंत्रता थी संपत्ति को अर्जित करने की स्वतंत्रता, लेकिन वर्तमान में ये नहीं है, वर्तमान में इसमें उल्लेख नहीं है। और इसके अलावा 19(1) च में एक स्वतंत्रता है, वो है व्यापार या वाणिज्य करने की स्वतंत्रता। ये 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी हुई हैं। ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं वर्तमान में है और मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 19(1) में थी। पहली स्वतंत्रता है जो कि विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। देखो कोई भी व्यक्ति अपने विचार अभिव्यक्त कर सकता है, उस पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगाई जा सकती है। उसे विचार अभिव्यक्त, आपके मन में ये विचार आ रहे हो कि मेरे को अपने विचार प्रकट करने हैं, तो आपको विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। अब आपको विचार प्रकट करने हैं तो आप अकेले में अपने विचार प्रकट नहीं कर सकते हो, इसलिए आप कुछ लोगों को इकट्ठा करोगे। आपने देखा होगा राजनीतिक दलों के, पार्टियों के लोग, नेता वगैरह जब आते हैं उनसे पहले उनके लिए घोषणाएं करवाई जाती है कि हमारे नेताजी आ रहे हैं। उसी प्रकार आप शांतिपूर्वक या बिना हथियारों के सम्मेलन कर सकते हो, इकट्ठे होने की स्वतंत्रता दी गई है ताकि आपके विचारों को सुन सके। जैसे ही आपके विचार सुनने की आपको स्वतंत्रता दी गई, आप इकट्ठे होकर सम्मेलन बना, आपके विचार अच्छे लगे, तो आप विचारों को अच्छे लगने के बाद आप संघ बना सकते हो। उदाहरण के लिए राजनीतिक दल है बनाने की जो स्वतंत्रता है वो 19(1) ग में ही है, संघ बनाने। लेकिन एक शब्द है सहकारी संस्थाओं की स्थापना करने। ये एक 97वां संविधान संशोधन हुआ था 97 संविधान संशोधन हुआ 2012 में, और इसके तहत सहकारी संघ बनाने की स्वतंत्रता, सहकारी संस्थाओं की स्थापना करने की स्वतंत्रता जोड़ी गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे ही संघ बन गया फिर घूमने और विचरण करने की स्वतंत्रता दी गई है। आपको भारत का कोई भी क्षेत्र जहां पर आपको अच्छा लग रहा हो घूमना, वहां आप घूम सकते हो, विचरण कर सकते हो। इसके अलावा जैसे आपको वो क्षेत्र अच्छा लगा तो आप वहां जाकर के निवास कर सकते हो, रह सकते हो, रहने की स्वतंत्रता दी गई है 19(1) अड़ में। इसके अलावा 19(1) च में एक स्वतंत्रता थी संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता। लेकिन वर्तमान में आपको पता है 44वें संविधान संशोधन द्वारा इस स्वतंत्रता को 44वां संविधान संशोधन था 1978 में,
संपत्ति की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया है और संपत्ति के अधिकार को ही विधिक अधिकार बना दिया गया था। वर्तमान में यह स्वतंत्रता नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। और अंतिम जो स्वतंत्रता है व्यापार या वाणिज्य करने की स्वतंत्रता। आप उस क्षेत्र में गए, अच्छा लगा, रहने लग गए, अब वहां आपको व्यापार या वाणिज्य करने की भी स्वतंत्रता दी गई है ताकि आप अपनी आजीविका चला सके। तो ये 19(1) में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं वर्तमान में है। मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद 19(1) के बाद 19(2) से लेकर के 19(6) तक, 2 से लेकर के 19(6) तक इन स्वतंत्रताओं पर रोक लगाई गई है। आप ये मान सकते हैं कि ये स्वतंत्रता आपको एक बार दी गई और दूसरे हाथ से इनको वापस ले लिया गया। देखो, एक हाथ से आपको स्वतंत्रताएं प्रदान की गई और दूसरे हाथ से ये स्वतंत्रताएं वापस ली गई। कब रोक लगाई जा सकती है? आपके विचार अभिव्यक्ति करने की जो स्वतंत्रता है, आपकी घूमने फिरने की जो स्वतंत्रता है, अगर ऐसा लगे कि आप विचार प्रकट कर रहे हो उससे भारत की एकता, अखंडता व संप्रभुता, अखंडता व संप्रभुता को खतरा है तो स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा सकती है। आप विचार प्रकट कर रहे हो सकता है उस समय कोई धार्मिक समुदाय भड़क उठे जिसके कारण हमारे देश की अखंडता या एकता को खतरा हो, उस समय आपकी विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा सकती है। इसके अलावा अनुच्छेद 19(3) सदाचार, आपके विचारों से सदाचार या नैतिकता प्रभावित हो रही है, उस समय रोक लगाई जा सकती है। 19(4) लोक व्यवस्था या कहीं कहीं एक शब्द लिखा हुआ आएगा, अपराधों में वृद्धि होने पर हो सकता है आपकी स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा सकती है। अगर कानून व्यवस्था या लोक व्यवस्था बिगड़ रही हो या आपके कारण अपराधों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही हो, इस कारण आपकी स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा सकती है। 19(5) न्यायालय की अवमानना, अगर आप न्यायपालिका की अवमानना कर रहे हो तब आपकी स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा सकती है। और 19(6) अन्य देशों के साथ संबंध प्रभावित हो रहे हैं, अगर संबंध प्रभावित हो रहे हैं उस समय रोक लगाई जा सकती है आपकी स्वतंत्रता पर। तो ये 5 जो बातें हैं जिनके आधार पर आपकी स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा सकती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता को खतरा हो तो आपकी स्वतंत्रता रोकी जा सकती है, रोक लगाई जा सकती है। सदाचार, लोक व्यवस्था, न्यायालय की अवमानना, या आप विचार प्रकट कर रहे हो कि ये देश अच्छा नहीं है, हम अमेरिका के साथ क्यों संबंध बना रहे हैं, अगर आपके विचारों के कारण किसी देश के साथ हमारे संबंध बिगड़ रहे हैं, उस समय आपकी स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा सकती है। तो ये अनुच्छेद 19 था। इसके बाद अनुच्छेद 20। देखो, 19 में कुछ वाद आए थे अनुच्छेद 19 के तहत। एक तो अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता, ये भी ध्यान रखना है, प्रेस की स्वतंत्रता और सूचना का अधिकार, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भाग माना गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भाग प्रेस की स्वतंत्रता और सूचना के अधिकार को भी माना गया है। इसके अलावा 19 में ही इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघ वाद आया था जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता को शामिल किया था अनुच्छेद 19 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अनुच्छेद 19 में नवीन जिंदल बनाम भारत संघ एक वाद आया था और उस वाद में नवीन जिंदल ने अपने घर पर एक राष्ट्रीय ध्वज लहराया और जब राष्ट्रीय ध्वज नवीन जिंदल के घर पर लहरा रहा था तब लोग कोर्ट में पहुंच गए कि इन्होंने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया है, ये अपने घर पर लहरा रहे हैं। उस समय न्यायालय ने यह कहा कि राष्ट्रीय ध्वज लहराना अपनी विचार अभिव्यक्ति का ही भाग है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नवीन जिंदल बनाम भारत संघ 2004 का मामला अनुच्छेद 19 से जुड़ा हुआ था। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इसके बाद अनुच्छेद 20।
अनुच्छेद 20 अपराध या दोष स्थिति के संबंध में संरक्षण या अधिकार दिए गए हैं। ये अनुच्छेद 20 के तहत देखो, अनुच्छेद 20 एक अपराधी को अपराध करने के समय के कानून के अनुसार सजा दी जाएगी। पहली बात तो ये सजा दी जाएगी। दूसरा 20(2) में लिखा हुआ है, एक अपराध के लिए दोहरे दंड का निषेध, यानी एक अपराध करने पर केवल एक ही सजा दी जाएगी, दोहरी सजा नहीं दी जाएगी, इस पर रोक लगाई गई है। और अनुच्छेद 20(3) अपराधी को स्वयं के विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये 3 बातें लिखी हुई हैं कि एक अपराधी अगर उसने कोई अपराध किया है उस समय के कानून के अनुसार इसे सजा दी जाएगी। उदाहरण के लिए आज कोई व्यक्ति 2020 में अपराध करता है और उसके मामले की सुनवाई 2022 में होती है। उस अपराध की सजा 2022 में लगभग 5 वर्ष हो जाती है, लेकिन जिस समय उसने अपराध किया था उस समय उसकी सजा 1 वर्ष थी। तो उस अपराधी को केवल 1 वर्ष की सजा दी जाएगी, क्योंकि उस समय के कानून के अनुसार ही सजा दी जाएगी। एक अपराध के लिए दोहरे दंड का निषेध किया गया है, एक अपराध के लिए केवल एक ही सजा। इसके लिए अपराधी को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। एक मामला आया था सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य 2010 का मामला था, सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य 2010, जिसमें कहा गया कि अपराधी पर नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट, इसके अलावा लाई डिटेक्टर यानी झूठ पकड़ने वाली मशीन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ये अनुच्छेद 20(3) को आधार मान करके ही निर्णय दिया गया था। इसके अलावा 20(2) के आधार पर एक मामला आया था नलिनी बनाम भारत संघ। देखो एक मामला था, उस मामले का नाम था नलिनी बनाम भारत संघ 2011। राजीव गांधी के हत्यारों को फांसी की सजा दी गई थी। उस समय नलिनी बनाम भारत संघ के मामले में यह कहा गया कि राजीव गांधी के जो हत्यारे हैं उनको फांसी की सजा दिए हुए 15 वर्ष हो गए, लेकिन अभी तक उनको फांसी नहीं दी गई है। और नलिनी ने यह कहा कि हमारे मुवक्किल दिन रात मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं, उनके मन में ये डर समाया हुआ है कि आज हमें फांसी होने वाली है। तो वो 15 साल से उन्हें मानसिक पीड़ा भी पहुंचाई जा रही है और उन्होंने 15 साल की सजा भी काट ली है। इसलिए एक अपराध के लिए 2 सजा नहीं दी जा सकती। मृत्युदंड की जगह उन्होंने 15 साल की सजा पूरी की है, इस कारण से उनकी सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया था। ये भी अनुच्छेद 20(2) को आधार मान करके ये भी ध्यान रखना है, नलिनी बनाम भारत संघ 2011 में राजीव गांधी के हत्यारों को जो मृत्युदंड की सजा थी उसे उम्र कैद में बदल दिया गया था। ये अनुच्छेद 20 था। इसके बाद अनुच्छेद 21 आपको बता दें, अनुच्छेद 21 में जीवन व दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 21 में जीवन व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 21 के तहत एक नागरिक को जीवन जीने का व अपने दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है।
कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को समाप्त नहीं कर सकता है। आपको ऐसा लग रहा हो कि मेरा इस संसार से, अब इस संसार में रहना ठीक नहीं है क्योंकि मेरा अपना कोई नहीं रहा, आप कभी कभी दुखी हो जाते हो, उस समय आपको लगता है कि मेरे को अपने आप को समाप्त कर लेना चाहिए। अगर ऐसे ख्याल आपके मन में आ रहे हैं और उस समय आपके किसी मित्र को या हो सकता है आपके किसी दुश्मन को भी अगर पता चल गया हो और उसने आपके विरुद्ध शिकायत कर दी, तो आपको आत्महत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया जा सकता है। वो मौलिक अधिकार है जीवन व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये भी ध्यान रखना है, ये जीवन जीने व दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख करता है अनुच्छेद 21। देखो अनुच्छेद 21 में कुछ मामले हैं। एक आपको पता है, रामदेव बाबा के द्वारा जब रामलीला मैदान में अनशन किया जा रहा था, उस समय रात को पुलिस की रेड पड़ी थी और रामदेव बाबा उस समय भाग निकले थे। उस समय रामलीला वाद 2011 एक वाद दायर हुआ और जिसमें न्यायालय ने ये कहा कि गहरी निद्रा यानी नींद लेने का अधिकार भी जीवन व दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में आता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मेनका गांधी बनाम भारत संघ 2011 एक वाद आया था, उसका नाम था मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978। रामलीला वाद 2011 था, मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 का मामला था। आपको पता है 1975 में आंतरिक असंतोष के आधार पर इंदिरा गांधी ने जब आपातकाल लागू किया था, उस समय विपक्षी दलों को जेल में डाल दिया गया था। जैसे ही 1978 में सरकार आई मोरारजी देसाई की, उस समय गांधी परिवार हलचल में आ गया और मेनका गांधी ने विदेश जाने का निश्चय किया। विदेश जाते समय उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया मोरारजी देसाई सरकार द्वारा, और इस पासपोर्ट जब्त करने को जब न्यायालय में चुनौती दी गई, तब ये वाद बना मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978। और इसमें न्यायालय ने निर्णय दिया कि जो विदेश जाने का अधिकार है वो जीवन जीने के अधिकार से जुड़ा हुआ है। ये भी आपको ध्यान रखना है। 1978 का ये वाद था। इसके बाद एक वाद आया जिसका नाम है PUCL बनाम भारत संघ 2004। इस वाद में किसी के फोन टैपिंग, फोन रिकॉर्ड को भी एक अपराध की श्रेणी में माना गया है, उसे निजता का अधिकार माना गया है। तो ये भी ध्यान रखना, निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 का भाग माना गया है। तो ये अनुच्छेद 21 था। इसके अलावा एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 21 क। अनुच्छेद 21 क और अनुच्छेद 21 क में शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, इसमें उल्लेख किया गया है कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा। कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 क में है। 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार होगा, अनुच्छेद 21 क। और ये बाद में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया? तो 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ये जोड़ा गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक आयोग की सिफारिश पर जोड़ा गया था। पीछे वाले जो एग्जाम हुए उसमें एक क्वेश्चन आ गया था, संविधान समीक्षा आयोग। संविधान समीक्षा आयोग या कहीं भी नाम आ सकता है, एम एन वेंकट चलिया समिति की सिफारिश पर ये संशोधन किया गया था। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ और जिसके तहत अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया था। ये अनुच्छेद 21 था। और स्वतंत्रता के अधिकार का अपना अंतिम अनुच्छेद, अनुच्छेद 22। देखो अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी, गिरफ्तारी के संबंध में, इसके अलावा निवारक निरोध, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण व निवारक निरोधक अधिनियम के संबंध में अधिकारों का उल्लेख किया गया है। गिरफ्तारी के संबंध में, इसके अलावा निवारक निरोधक अधिनियम के संबंध में अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 22(1)
जैसे ही मान लो किसी ने कोई अपराध कर दिया, उस समय पुलिस उसे पकड़ने के लिए आती है, तो सबसे पहले आपको एक अधिकार मिलता है, गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार। गिरफ्तारी का कारण जानना। जैसे ही पुलिस वाले आए और आपको गिरफ्तार करने लगे, आपने कहा कि बताओ भाई क्या जुर्म किया है मैंने, उस समय आपको उन्होंने बताया कि आपने ये जुर्म किया है, इस कारण से हम आपको गिरफ्तार कर रहे हैं, तो आपने कहा कि सही है, कारण ठीक है। लेकिन उसके बाद आप दूसरे अधिकार की मांग करते हो, और दूसरा अधिकार ये है कि मुझे वकील से सहायता प्राप्त, वकील से सहायता प्राप्त करने का अधिकार। आपने कहा कि मुझे वकील को कॉल करनी है, उससे सहायता प्राप्त करनी है, तब पुलिस वालों ने कहा कोई बात नहीं, आप वकील को कॉल कर लीजिए, लेकिन हम आपको थाने लेकर के जा रहे हैं। तब आपको जब ये कहा गया, तब आपको एक अधिकार और प्राप्त होता है अनुच्छेद 22(3) के तहत कि 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष, मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने का अधिकार, कि मुझे 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित कीजिए। तो ये 22(3) तक गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण दिया गया है, अधिकार दिए गए हैं। पहला, गिरफ्तारी का कारण जान सकते हो, वकील से सहायता प्राप्त कर सकते हो, और 24 घंटे के अंदर अंदर आप मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित हो सकते हो। अगर ये तीन, अगर आपको निवारक निरोधक कानून अधिनियम के तहत अगर आपको गिरफ्तार किया गया है, जैसे पोटा मिसा एक्ट, टाटा एक्ट, इस प्रकार के कुछ एक्ट बने हुए थे, उनके तहत अगर किसी को नजरबंद किया जाता है, किसी को गिरफ्तार किया जाता है, तो ये अधिकार नहीं मिलते हैं। अनुच्छेद 22(4) से लेकर के 22(7) तक निवारक निरोधक अधिनियम के तहत रखा जाता है, और जिसके तहत हो सकती हो रही हो सकता है आप किसी धर्म समुदाय को भड़का रहे हो, या हो सकता है कि आपके कारण देश की अखंडता को खतरा हो, उस समय आपको निवारक निरोधक कानून के तहत रखा जाएगा, उस समय आपको ये अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। इसके अलावा इस कानून के तहत अधिकतम 3 माह तक आपको रखा जा सकता है। अगर 3 माह से अधिक आपको नजरबंद रखा जाए, उसके लिए एक कमेटी बनाई जाती है, और उस कमेटी के आधार पर ही आपकी नजरबंद रखने की या निवारक निरोधक अधिनियम के तहत आपको जो नजरबंद रखने की जो अवधि है वो बढ़ाई जा सकती है। ऐसा अनुच्छेद 22(4) से लेकर के 7 में उल्लेख है। तो ये हमने स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा। आगे हम अगले वाले जो अपने पार्ट जिसमें पढ़ेंगे हम, उसमें स्वतंत्रता का अधिकार, अपने जो मौलिक अधिकार हैं